हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाई दिवाकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप अच्छे होंगे और कमेंट में बताइएगा कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमारा जो करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट का सेशन चल रहा है उसके पार्ट 4 हमने कर लिए हैं। ये पार्ट 5 रहेगा। ये जो करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी का सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, जीएस के माध्यम से या फिर अन्य एनवायरनमेंट के माध्यम से इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आप ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करिएगा। चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो आपने अगर पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो आप उसको देखें और फिर ये पार्ट 5 है, यहाँ से कंटिन्यू करें। कल हमने यहाँ तक किया था, फुल फॉर्म देखी थी। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये हमने देख लिया था। इसके आगे से हम अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं महत्वपूर्ण जो ऑपरेशंस हुए थे वो क्या है। ऑपरेशन सेव कुरमा, ये क्या है, किसके लिए किया गया था ये? तो जीवित कछुओं और कछुओं के अवैध शिकार, परिवहन एवं अवैध व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि जो जीवित कछुआ थे और उनके जो शिकार हो रहा था कछुओं का, उनका इधर से उधर परिवहन हो रहा था, उनके कछुओं का व्यापार हो रहा था, उसको रोकना, इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन सेव कुरमा, ठीक है। ऑपरेशन टर्ट शील्ड, इसे जीवित कछुओं के व्यापार से निपटने के लिए लिया गया था। यानी कि उनका व्यापार रोका जाए कछुओं का, इसके लिए क्या चला गया था? ऑपरेशन टर्ट शील्ड। टर्ट शील्ड ध्यान रखिएगा व्यापार से संबंधित है और ये शिकार, परिवहन और अवैध व्यापार। ऑपरेशन लेसनो, ये किसके लिए था? वन्य जीवों की कम ज्ञात प्रजातियों में अवैध वन्यजीव व्यापार और प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करना था, ठीक है। इसमें भी व्यापार के लिए अवैध जो वन्य जीवों का व्यापार हो रहा था इधर से उधर, उसको रोकना था। इसका भी, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन लेसनो। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये किसके लिए था? नेवला हेयर ब्रश में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित करना। किसके लिए? नेवला हेयर ब्रश में अवैध वन्यजीव व्यापार की ओर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान करने के लिए। ऑपरेशन सॉफ्ट वूल, ऑपरेशन सॉफ्ट वूल किसके लिए था? शहतूश चिरु ऊन से बने, ये ऊन का नाम है एक, चिरु, उससे बने अवैध व्यापार से निपटने के लिए था और इस व्यापार में लगे बुनकरों एवं व्यापारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। यानी कि जो शहतूश शॉल का हो रहा था व्यापार, इधर से दूसरी जगह हो रहा था, उसको रोकने के लिए, और जो बुनकर थे जो बनाते थे जो शॉल, उनको भी जागरूकता फैलाने के लिए कि वो अपने शॉलों का व्यापार रोकें या फिर उनको ऐसे अवैध ना बनाएं, एक वैध तरीके से उनका व्यापार करें। ऑपरेशन बीरबिल, जंगली बिल्ली, किसके लिए था ये? जंगली बिल्ली और जंगली पक्षी प्रजातियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए। ये भी किसके लिए था? जो अवैध व्यापार हो रहा था, किसका? जंगली बिल्ली का और जंगली पक्षियों का, ठीक है। ऑपरेशन वाइल्ड नेट, इसका उद्देश्य देश के भीतर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसके लिए था ये? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके की पॉइंट देखिए, की पॉइंट इसका क्या है? एक मिनट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक आगे है इसका, का उपयोग करके इंटरनेट के बढ़ते अवैध वन्यजीव व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना। यानी कि इंटरनेट के जरिए जो अवैध व्यापार हो रहा है वन्यजीवों का, उसको भी कंट्रोल करना, ये इसका था। क्या नाम था इसका? एक बार और देख लीजिए, ऑपरेशन वाइल्ड नेट।
नेट पीछे लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इससे इंटरनेट से संबंधित है। ऑपरेशन फ्री फ्लाई, ये किसके लिए था? जीवित पक्षियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए। किसके लिए? जीवित पक्षियों के लिए था ये, बर्ड्स के लिए। ऑपरेशन बैट मार्क, ऑपरेशन बैट मार्क किसके लिए था? देश भर के बैट मार्केट्स में जंगली जानवरों के मांस की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करना, यानी कि जंगली जानवरों को जो मार के शिकार हो जाता है उसका मांस बेचते थे ये लोग, तो उसको रोक लगाना उस पर, ये इसके लिए था ऑपरेशन बैट मार्क। अब देखिए झूम क्या होता है। झूम एक प्रकार की खेती होती है, तो ये उत्तर पूर्वी भारत में होती है। कहाँ पे होती है? उत्तर पूर्वी भारत में होती है झूम खेती। झूमिंग अथवा पेंडा पद्धति क्या होता है? जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना, कुछ साल के लिए उसे काट दिया जाता है, जंगल पहले लगाए जाते हैं, फिर उसको काट दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है उसको। स्लैश एंड बर्न भी इसको बोला जाता है। झूमिंग सर्वाधिक व्यावहारिक है कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है झूमिंग खेती। झूम किसे कहते हैं? खेती की पद्धति को कहते हैं। स्थानांतरित या कृषि या झूम खेती, इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग खेती होती है, जिसे स्थानीय रूप में झूम खेती कहा जाता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह यह किया जाता है कि कुछ 100 बीघे के करीब में खेत को उसमें बंजर कर लिया जाता है, पहले जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती की जाती है, दूसरी जगह को जंगल उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है या पेड़ पौधे उगाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत के स्वदेशी समुदायों के बीच कृषि की एक व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है। इस प्रथा को स्लैश एंड बर्न, क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि किसान इस भूमि को कृषि उद्देश्यों हेतु परिवर्तित करने के लिए जंगलों और वनों को जलाते हैं। यह कृषि भूमि को तैयार करने का एक बहुत आसान और तेज तरीका है। इसमें झाड़ियों और खरपतवारों को आसानी से हटाया जा सकता है। इसमें बीनने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे आग लगाया और जल जाती हैं, तो खेत उसमें क्या हो जाता है? साफ हो जाता है पूरा। और वही अपशिष्ट पदार्थों के जलने से खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। जो जल जाते हैं उनके जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन में ही रह जाते हैं, तो ये खेती के लिए भी एक अच्छा जरिया है। यह एक परिवार को भोजन, चारा, ईंधन, आजीविका प्रदान करता है और उनकी पहचान से निकटता से जुड़ा होता है। जंगलों और पेड़ों को काटने से मिट्टी का क्षरण होता है और यह नदियों के प्रवाह को भी प्रभावित करता है। कुछ वर्षों, प्राय 2 या 3 वर्षों तक, जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। यानी कि भूमि की उर्वरता 2-3 साल में, 4 साल में कम होने लगती है, तो उसको तब तक ये लोग करते हैं जब तक कि उसमें उर्वरता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिससे पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है तथा इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरशील कृषि है, जिसमें थोड़े थोड़े समय अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। यानी कि वही एक जगह जलाई दूसरी जगह के लिए छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, फिर जब तक इस खेत में उर्वरता बनी रहती है तब तक उस खेत पर ये लोग खेती करते हैं। फिर जब इसकी उर्वरता कम होने लगती है, उनकी पैदावार फसलों की कम होती है, तो उस जगह को छोड़कर ये जो पेड़ पौधे उग रहे हैं उस जगह को जलाते हैं और वहाँ पे अपनी खेती करना शुरू कर देते हैं। इसको स्थानांतरशील स्लैश एंड बर्न खेती इसको कहते हैं। मार्क चिन्ह क्या होता है? FPO, ये भी कृषि से ही संबंधित है। FPO चिन्ह अनिवार्य रूप से लगाया जाता है कहाँ पे? भारत में जो बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर, जैसे कि डिब्बाबंद फल पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फल उत्पाद। यानी कि जिन भारत में जो उत्पाद बेचते हैं पैकेट बंद, जो पैकेट होते हैं या डिब्बा बंद इनको बोलते हैं, इन पर यह FPO का चिन्ह लगाया जाता है, इससे इनकी पहचान होती है। तो किस पर कई चीज़ें आप जैसे खरीद के लेके आते होंगे, जैम भी लेके आए आप, सॉस का एक डब्बा लेके आए, कई अब तो ज़्यादातर चीज़ें डिब्बे वाली ही चल रही हैं, तो उन पर FPO का चिन्ह लगा मिलेगा आपको। FPO चिन्ह लगाना लागू कब से किया गया था? तो यह 1955 से लागू किया गया था। और अनिवार्य कब से किया गया था इसको? अनिवार्य 2006 से शुरू किया गया था।
भारत में एक फल प्रसंस्करण उद्योग शुरू करने के लिए आवश्यक है क्या? एफपीओ लाइसेंस। ये एफपीओ लाइसेंस बनना होता है, उसके बाद फल प्रसंस्करण उद्योग शुरू किया जाता है। एग मार्क चिन्ह लगाया जाता है। एग मार्क किस पर लगाया जाता है? कृषि उत्पादों पर। यानी कि एफपीओ को आप ध्यान रखिएगा, फलों के लिए, और एग मार्क कृषि उत्पादों के लिए। एग मार्क चिन्ह लागू कब से किया गया था? तो कृषि उपज ग्रेडिंग और मार्किंग अधिनियम 1937, जो कि 1986 में संशोधित हुआ। गैर प्रदूषणकारी वाहन चिन्ह। भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोटर वाहनों पर अनिवार्य प्रमाणित चिन्ह है। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि मोटर वाहन भारत उत्सर्जन मानकों के प्रासंगिक संस्करण के अनुरूप है, यानी कि वो प्रदूषण नहीं कर रहा है, ये इसके लिए चिन्ह लगाया जाता है। BIS हॉलमार्क। यह सोने के साथ साथ भारत में बिकने वाले सोने चांदी के आभूषणों की एक हॉलमार्किंग प्रणाली है, जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है। इसको तो ज़्यादातर सभी लोग जानते ही होंगे। BIS हॉलमार्क, जैसे भी अपन सुनार की दुकान पर जाते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि हॉलमार्क इस पर कितने का लगेगा। 82.5 का देंगे, आप 91 का देंगे, आप कैसे देंगे, ये सबसे पहले हम पूछते हैं, जो कि अब 91 का सब लोग लेते हैं, शुद्ध वही माना जाता है। सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग की BIS प्रणाली कब से शुरू हुई थी? ये अप्रैल 2000 में शुरू हुई थी। चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? ये दिसंबर 2005 से हुई थी। IS 2112 के तहत हुई थी ये, ठीक है। इंडिया ऑर्गेनिक चिन्ह, ये किसके लिए? भारत में निर्मित जैविक खाद्य उत्पाद के लिए इंडिया ऑर्गेनिक चिन्ह जारी किया जाता है। किसके लिए? जैविक खाद्य उत्पादों के लिए। इंडिया ऑर्गेनिक चिन्ह लागू कब हुआ था? तो ये 2000 से हुआ था, लेकिन 2002 में प्रमाणित चिन्ह अस्तित्व में आया था। यानी कि 2000 में ये लागू हो गया था, लेकिन जो इसका चिन्ह आया था वो 2002 में आया था। इको मार्क, यह प्रमाणीकरण चिन्ह BIS द्वारा पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम प्रभाव के उद्देश्यों से मानकों के एक सेट के अनुरूप उत्पादों को जारी किया जाता है। किसके लिए? पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम प्रभाव के लिए। इको मार्क की शुरुआत कब की गई थी? ये 1991 में की गई थी, 1991 में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी कि पर्यावरण के संरक्षक हो, उनको ये इको मार्क चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा कब से दिया जाता था? 1991 से ये दिया जाता है। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। जो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता हैं उनको ये नामपत्रित किया जाता है, कि एक नाम दिया जाता है कि हाँ, ये इनको इको मार्क दिया जाता है। जो पर्यावरण संरक्षक लोग हैं उनको। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। क्या नाम है इसका? पग मार्क। शाकाहारी पैकेज्ड खाद्य उत्पादन के लिए चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? शाकाहारी के लिए हरा बिंदु लगाया जाता है। मांसाहारी पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? भूरा बिंदु। विषाक्तता लेबल, ये क्या होता है? ये 4 स्तरों में कीटनाशकों के विषाक्तता के स्तर की पहचान करती है। 4 स्तरों में करती है, नीला लेबल, पीला लेबल, लाल लेबल और हरा लेबल, ठीक है। इसके आगे दिया गया है
लाल लेबल क्या होता है? लाल लेबल अगर लगा हुआ है तो उसका अत्यंत विषैला होता है, यानी कि काफ़ी विषैला है ये। 1 से 50 तक इसको ओरल घातक होता है, डोज इसकी होती है। और इसमें कौन से रसायन होते हैं? मोनोक्रोटोफॉस, जिंक फॉस्फाइड, एथाइल मरकरी एसीटेट और अन्य भी इसमें होते हैं। ये इसमें रसायन होते हैं, ठीक है। पीला लेबल अगर हो तो पीला लेबल अत्यधिक विषैला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है ये। इसमें 5100 से लेकर 5000 तक होता है। 5000 तक इसमें डोज होता है मिग्रा का। 5 नीला लेवल का ये 5100 से लेकर 500 तक। इसमें कौन से रसायन होते हैं? एडोसल्फान, कार्बोरिल, क्विनालोफोस और अन्य भी होते हैं इसमें। नीला लेवल अगर हो तो ये मामूली रूप से विषाक्त होता है। इसमें 501 से 5000 डोज। अगर इसमें ज़्यादा है तो कम विषैला है ये, ठीक है। अगर कम है तो ज़्यादा विषैला है। इसमें कौन से रसायन होते हैं? मेलाथियान होता है, थीरम होता है, ग्लाइसोफोसेट होता है, ग्लाइफोसेट और अन्य भी इसमें होते हैं। अगर हरा लेवल हो तो ये थोड़ा सा विषैला होता है, 5000 से अधिक इसमें डोज होते हैं। इसमें कौन से रसायन होते हैं? इसमें मैनकोजेब होता है, ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है और अधिकांश जो अन्य घरेलू कीटनाशक होते हैं वो इसमें होते हैं। हरा लेवल आपका शुद्ध लेवल होता है, यानी कि अच्छा होता है और के मामले में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अगर डोज इसमें दिया गया है वो है तो ये कम विषैला है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये तो ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करना। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप PDF प्ले स्टोर पर जाकर GS बाई दिवाकर, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप लॉगिन करके और PDF वहाँ से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। उनको आप एक बार वीडियो देखिए, दोबारा में आप PDF पढ़िए तो आपको फिर से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे की पॉइंट्स हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से या बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनको हम लेकर के आए हैं। अगर आपका प्यार और ऐसे ही बना रहा तो हम आगे और भी सेशन शुरू करेंगे, जो आप कहेंगे। अगर हम हो सका तो आगे इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें तो आप कैसा उसको प्यार देंगे। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।